नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आज हम 69 बीपीएससी में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हालांकि आज हम 2 ही क्वेश्चन कवर करेंगे। आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा तो हम अपने पढ़ने के स्पीड को जो है थोड़ा बढ़ा लेंगे और हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन का आंसर जो है एनसीईआरटी की पुस्तक और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक का हम सहारा लेंगे। उसके माध्यम से हम अपने क्वेश्चन का आंसर जो है ढूंढेंगे। इस तरह पढ़ने से हम बीपीएससी के एग्ज़ाम और इसमें पूछे गए क्वेश्चन का सही एनालिसिस कर पाएंगे। और एग्ज़ाम देने से पहले किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट्स के लिए, और यह समझ ही हमें और एस्पिरेंट्स से हमें अलग करती है और कम समय में कम रिसोर्सेस में और सही डायरेक्शन में हम एफ़र्ट लगा करके हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम हिस्ट्री के क्वेश्चन से जो है इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 पर हम आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जो है किससे पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्तूप का निर्माण, चैत्य का निर्माण और विहार का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भारतीय कला में। क्या आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, क्या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, या शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो चाहे स्तूप की बात हो, चैत्य की बात हो या विहार की बात हो, ये जो है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म से बीपीएससी के द्वारा जो है लगभग पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि बौद्ध धर्म जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और बौद्ध धर्म के आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें हमें जो है थोड़ा पढ़ लेना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। तो ये 6th क्लास का एनसीईआरटी है और जो भी क्वेश्चन के हम रिलेटेड एनसीईआरटी या कुछ स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो उसके आसपास सभी टॉपिक को हम पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम से फ्रेम हो तो हम उसको सॉल्व करने में जो है सक्षम हो। तो इस चैप्टर में क्या क्या कुछ दिया हुआ है। पहला तो मेहरौली का लौह स्तंभ दिया हुआ है कि मेहरौली का लौह स्तंभ हमें ये पता होना चाहिए कि है कहाँ। तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में है और दिल्ली में भी कुतुब मीनार के परिसर में इसको जो है खड़ा किया गया है इस लौह स्तंभ को। और यह जो लौह स्तंभ है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत जो है उदाहरण है। और इस लौह स्तंभ में, मेहरौली के लौह स्तंभ में जो है चंद्र नामक एक शासक का जिक्र किया गया है। और ये चंद्र नामक शासक जो चंद्रगुप्त आपने पढ़ा होगा गुप्त वंश में, तो जो संभवतः जो है गुप्त वंश के थे। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो कि मेहरौली के लौह स्तंभ जो दिल्ली में है उसमें किस शासक का जिक्र है, तो चंद्रगुप्त का जो है जिक्र है। चंद्र नामक शासक का जिक्र है जो संभवतः कौन से वंश का था, गुप्त वंश का था। आगे फिर दिया हुआ है कि ईंटों और पत्थरों की इमारतों में क्या क्या जो है बनाया गया था। तो स्तूप क्वेश्चन पूछा गया है कि शिल्पकार की कुशलता के नमूने जो है स्तूपों के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले क्या होता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। और ये स्तूप जो बनाए जाते थे, ये स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। और उन सब में एक समानता क्या थी कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। और उस डिब्बे में क्या रखा जाता था, तो जो बुद्ध हुए, जो महात्मा बुद्ध हुए या फिर बुद्ध के जो अनुयायी हुए, उनके शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा कोई प्रयुक्त कोई चीज़ होती थी, या फिर कोई कीमती पत्थर हो गया, या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त कोई सिक्का हो गया, वो रखा जाता था उस जो है डब्बे में। और उस डब्बे को क्या कहते थे, धातु मंजूषा कहते हैं। तो धातु मंजूषा अगर पूछ दे क्वेश्चन क्या है, तो बुद्ध या फिर बुद्ध के अनुयायी द्वारा प्रयुक्त जो है कोई चीज़ होता था, उसे ही हम धातु मंजूषा कहते हैं। यानी उन्होंने किसी भी धातु का प्रयोग किया तो वो जो है धातु मंजूषा, या फिर उनके शरीर के अवशेष भी इसमें इस धातु मंजूषा में रखे जाते थे। और जो प्रारंभिक स्तूप बनाए गए वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा जो है एक मिट्टी का टीला होता था। मान लिया जाए ये डब्बा है और इस डब्बे के ऊपर जो है एक ऐसे गोल करके आकार करके मिट्टी का टीला चढ़ा दिया जाता था इस धातु मंजूषा के ऊपर। तो ये प्रायः जो क्या है, पहले तो मिट्टी के टीला के रूप में इस स्तूप को बनाया गया, बाद में जो है धीरे धीरे टीले को ईंटों से ढक दिया गया। और आगे के समय में जो है बाद के काल में इस गुंबदनुमा ढांचे को, जो ये गुंबदनुमा ढांचा है, उसको तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यानी एक क्रमिक विकास हुआ कि पहले तो मिट्टी से बनाया गया स्तूप, फिर जो है किससे बनाया गया,
फिर जो है ईंट से बनाया गया, उसके बाद जो है पत्थरों से बनाया गया। तो एक स्तूप का जो है क्रमिक विकास हुआ है। और स्तूप देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है स्तूप का, और ये सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और सांची का यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये गुंबद नुमा जो है स्ट्रक्चर है, गोल है, और इसके अंदर जो है क्या है, उसके अंदर जो है धातु मंजूसा होगा, इसके ऊपर जो है गुंबद नुमा स्ट्रक्चर को खड़ी कर दिया गया है। और स्तूप के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो ये जो बना हुआ है चारों तरफ से जो गोलाकार एक तरह से घूमने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, इस वृत्ताकार पथ को ही क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस प्रदक्षिणा पथ को जो ये रेलिंग के द्वारा घेर दिया गया है, इस रेलिंग को क्या कहा जाता है? वेदिका कहते हैं। इस रेलिंग को वेदिका कहते हैं। और वेदिका में जो है जगह जगह जो है प्रवेश द्वार बने होते हैं। वहीं ये जो आपको आगे वाला पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट तोरण है। ये क्या है? तोरण है। ये सजावट के लिए जो है स्तूपों में आगे में सजावट के लिए ये प्रयुक्त किया जाता था, तो ये तोरण है। तो तोरण क्या होता था? तो तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से ये सजे होते थे। यहाँ पे सजावट दिखाया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो सांची का महान स्तूप जो बनाया गया है, तो ये तोरण के रूप में जो है ये सजावट जो है देखने को मिलता है। तो ये क्या है? तोरण है। तो आगे से क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि प्रदक्षिणा पथ क्या है, तोरण क्या है, या फिर वेदिका क्या है। तो इतना ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। आगे क्या यहाँ पर दिया हुआ है? सांची के महान स्तूप के बारे में बताया गया है कि इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है। पहले तो हो सकता है मिट्टी से बनाया गया होगा, लेकिन बाद में चूँकि स्तूपों का क्रमिक विकास हुआ, तो ईंट का प्रयोग जो सांची के स्तूप में ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो वो संभवतः अशोक के ज़माने का है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। यहाँ पे सांची का स्तूप जो दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईंट का जो है प्रयोग किया गया है, ईंटों से इसको जो है ढका गया है। तो ईंट का प्रयोग संभवतः किसके ज़माने का है? तो अशोक के समय का ईंटों का प्रयोग किया गया है। वहीं कुछ मंदिर के बारे में भी दिया गया है कि मंदिर का निर्माण जो किया जाता था, तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो गर्भगृह होता था। उस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह होता है। और गर्भगृह क्या होता है? जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, वो क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। और शिखर क्या होता है? तो शिखर जो होता है, जो मंदिर का सबसे ऊंचा वाला भाग होता है, वो शिखर होता है। जैसे ये जो वाला पॉइंट है, ये शिखर वाला पॉइंट है, तो ये शिखर कहलाता है। और जहाँ पे मुख्य देवी देवता को रखा जाता है, वो क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। वहीं मंदिरों में एक मंडप नाम की एक जगह होती है। और मंडप क्या होता है? अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाए मंदिर में मंडप क्या होता है, तो यह एक सभागार होता है जहाँ लोग जो है इकट्ठा होते हैं, उसे मंडप कहते हैं। तो यहाँ पर दो मंदिर दिया हुआ है। एक उत्तर प्रदेश का भीतरगांव का मंदिर, जो 1500 साल पहले जो है पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। वहीं जो है एक महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर जो है दिया हुआ है। आगे जो है इस चैप्टर में बिहार के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन जो पूछा हुआ था कि स्तूप, चैत्य और बिहार किससे संबंधित है? स्तूप तो हमने पढ़ लिया कि बौद्ध भिक्षु से संबंधित है। वहीं जो है चैत्य हालांकि इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, तो चैत्य आप याद रखेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं का जो पूजा स्थल होता था, उन्हें चैत्य कहते थे। वहीं बिहार क्या होता था? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो रहने का स्थान था, उसे हम बिहार कहते थे। और ये बिहार जो है मैक्सिमम गुफाओं को काट करके, गुफाएं जो है जगह जगह पर खोद करके बनाए गए थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं? बिहार। तो हमारा आंसर निकल गया कि स्तूप, चैत्य और जो है बिहार किससे संबंधित है? तो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है। और यहाँ पर बिहार के बारे में जो वर्णन है, वो अजंता से जोड़ के दिया हुआ है कि जो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में बनाई गई थी, तो वहीं पर जो है बहुत सारी गुफाएं और खोदी गईं। और गुफाएं को खोद करके, ज़्यादातर जो गुफा खोद करके बनाया गया बिहार, वो किस लिए बनाया गया था? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया गया था। और जो अजंता की जो गुफा है, अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है, ये अपने चित्रकला के लिए जो है जानी जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? इस चित्रकला की विशेषता क्या है इस अजंता के गुफा की? तो इन गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो है मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। और इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी आज भी चमकदार हैं। क्यों? क्योंकि ये रंग जो है पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। तो इस तरह से कभी जो है स्टेटमेंट बना करके ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा
द्वारा फ्रेम किया जा सकता है कि अजंता की गुफा के जो चित्र हैं वो जो है पौधों और खनिजों से बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक अजंता के चित्र को जो है दर्शाया गया है। अब आगे क्या इस चैप्टर में दिया हुआ है, आगे कुछ और फैक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, क्या पता इससे कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, उस महाकाव्य का नाम क्या है, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम क्या है, तो एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो इलांगो नामक कवि के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शिल्पाधिकारम जो तमिल महाकाव्य है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो इलांगो कवि के द्वारा की गई है, करीब 1800 साल पहले की गई है। और इस शिल्पाधिकारम में है क्या, तो कोवलन नाम का एक व्यापारी की जो है कहानी है। आगे एक और तमिल महाकाव्य का वर्णन है, मणिमेखलई। मणिमेखलई भी क्या एक तमिल महाकाव्य है जो कि करीब 1400 साल पहले लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया है, सतनार के द्वारा। तो क्वेश्चन बनेगा मणिमेखलई दो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सतनार के द्वारा। वहीं पुराण जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन। और पुराणों में क्या वर्णन है, तो विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती या देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ जो है इसमें बताई गई है। हमारे लिए पुराण यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि पुराण में देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ बताई गई हैं, यानी कि जो कर्म कांड होता है, कर्म कांड का जिक्र जो है पुराण में बताया गया है। साथ ही साथ पुराण में संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ कुछ बताई गई हैं। और जो पुराण लिखे गए थे वो अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे कि सब उन्हें सुन और समझ सके। तो इस तरह से पुराण को थोड़ा जो है सरल रखा गया, यानी कि संस्कृत का तो प्रयोग किया गया है लेकिन सरल संस्कृत का जो है प्रयोग किया गया है। वहीं दो संस्कृत महाकाव्य जिसका चर्चा जो है हमेशा की जाती है हिंदू धर्म में, तो महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण क्या है, एक महाकाव्य है और ये संस्कृत में जो है लिखा गया है और यह करीब 1500 साल पहले जो है लिखी गई है। और माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। तो इतना जो है कुछ आप पहले भी जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लें एक नज़र। वहीं जो है रामायण के लेखक किसको माना जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। आगे क्या है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट क्या थे, एक तो गणितज्ञ भी थे, दूसरा खगोल शास्त्री भी थे, यानी खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो करते हैं उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। तो गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। तो आर्यभट्टियम किस भाषा में, संस्कृत में। और इस आर्यभट्टियम में इन्होंने बताया है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जो आज हम ज्योग्राफी में, साइंस में पढ़ते हैं वो आर्यभट्ट के द्वारा जो है बहुत पहले ये बताया जा चुका था आर्यभट्टियम पुस्तक के माध्यम से कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। वहीं उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण है उसके बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया और वृत्त की परिधि को भी मापने की एक विधि निकाली जो लगभग उतना ही सही है जितने की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो इस तरह से जो एक आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ भी हैं और खगोल शास्त्री भी है। वहीं बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ये लोग भी क्या हैं, गणितज्ञ होने के साथ साथ जो है खगोलवेत्ता थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बाराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त या भास्कराचार्य का संबंध किससे है, तो ये गणितज्ञ और खगोलवेत्ता दोनों हैं। वैसे अब तो शून्य के बारे में जानते ही होंगे कि शून्य जो है भारत की देन है और रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बिना ही गिनती करते थे, लेकिन शून्य की जानकारी किसके द्वारा दी गई है, भारत के द्वारा दी गई है। वहीं आयुर्वेद भी भारत की देन है और प्राचीन भारत में ये जो है विकसित हुई है। और आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक कौन कौन थे, एक तो चरक और दूसरे सुश्रुत। चरक का संबंध जो है किस शताब्दी से है, तो प्रथम से द्वितीय शताब्दी में ये थे। वहीं सुश्रुत जो है चौथी शताब्दी से इनका संबंध है और चरक के द्वारा एक चरक संहिता लिखा गया है जो कि औषधि शास्त्र की एक जो है पुस्तक है, यानी मेडिसिन की पुस्तक है चरक संहिता। वहीं सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है जिसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। जो सर्जरी है, आज भी आधुनिक मेडिसिन में सर्जरी का बहुत यूज़ किया जाता है, तो सर्जरी का चर्चा जो है किसमें किया गया है, सुश्रुत संहिता में किया गया है। तो आयुर्वेद जो है किसकी देन है, भारत की देन है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है जो हमारे काम का हो सकता है कि स्तूप निर्माण की शुरुआत कब मानी जाती है, 2300 साल पहले। वहीं अमरावती स्तूप जो बनाया गया है लगभग 2000 साल पहले। कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखा है, वो
वो 1600 साल पहले हुए। लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में है, भीतरगांव का मंदिर जो यूपी में है, और अजंता की चित्रकारी जो महाराष्ट्र में है, और आर्यभट्ट, ये सभी जो काम हो रहा है या ये सभी घटनाएं जो कब की हैं, तो 1500 साल पहले की हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस बताया हुआ है कि पूरा पाषाण युग की शुरुआत जो है कब मानी जाती है। पूरा पाषाण युग की शुरुआत जो है लाखों वर्ष पहले मानी जाती है। मेहरगढ़, जहाँ से जो है कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ये लगभग 6000 साल पूर्व की घटनाएं हैं। और हड़प्पा के नगरों का विकास कब हुआ है, तो 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। ऋग्वेद की रचना का काल क्या है, जो वैदिक काल हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद का काल क्या है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। वहीं महाजनपद तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास का होना हो, उपनिषद का लिखा जाना हो, या फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय होना हो, ये सभी घटनाएं लगभग 500 ईसा पूर्व की है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब से कब के बीच माना जाता है, 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व। वहीं जो है अशोक का शासनकाल, अशोक का शासनकाल कब से कब तक है, तो 272 या कहीं कहीं 268 भी रहता है। तो 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच। वहीं कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईस्वी। वहीं गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वहीं जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री वैनसान का भारत आगमन कब हुआ है, 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है, 609 से 642 ईस्वी। तो ये सब कुछ घटनाएं जो यहाँ पर दी गई थी। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, तो सुजनी एक प्रकार की क्या है, कढ़ाई है। सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। 63 नंबर हम क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो बीपीएससी द्वारा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कुछ दिए हुए हैं, उस पर विचार करना है, और विचार करके पहले हम देख लेते हैं सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन के ऊपर में से कौन कथन गलत है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें स्टेटमेंट वाला, तो आप ये देख लें कि पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, उस अनुसार जो है कथन पर अपना ध्यान दें। क्योंकि कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही जो है आंसर गलत हो जाता है हमारा। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें एग्जाम में ध्यान देना है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये बांका ज़िले में नहीं स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बल्कि भागलपुर ज़िले में स्थित है। तो गलत हो गया। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी स्थापना पाल वंश के द्वारा तो की गई है, लेकिन गोपाल के द्वारा नहीं करके धर्मपाल के द्वारा की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। वहीं तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि बौद्ध धर्म का ब्रजियान संप्रदाय यहाँ फला फूला। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म से तो संबंधित था ही, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म के भी ब्रजियान शाखा जो है अधिक यहाँ पर फला फूला। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर स्टेटमेंट जो है सही है। वहीं चौथा स्टेटमेंट क्या है, चौथा कथन क्या है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो ये भी सही है। जब इस तरह का स्टेटमेंट हो, जनरलाइज स्टेटमेंट हो, तो ये लगभग जो है सही होते हैं। जो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, अवधारणात्मक स्टेटमेंट होते हैं, तो वो लगभग सही होते हैं। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड कुछ स्टेटमेंट होता है वो गलत होता है। जैसे कि 1 नंबर यहाँ स्टेटमेंट जो दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या किया है, फैक्ट ही है कि बांका होगा कि भागलपुर होगा कि बिहार का कौन सा जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये लगभग जो है जो कथन वाला क्वेश्चन होता है, तो उस कथन वाले क्वेश्चन में जो फैक्ट होते हैं वो गलत दे दिए जाते हैं। वो बस चेक करता है कि आपको क्या वो चीज़ पता है या नहीं है, बिहार की चीज़ों को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इस तरह के फैक्ट वाले चीज़ों पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, यहीं से फिर गलत हो जाता है। हम पढ़ करके जो है निकल जाते हैं और उसको सही कर देते हैं। वहीं देखिए, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि पाल वंश के राजा जो है गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये पता होना चाहिए कि पाल वंश दे दिया। अगर जल्दी जल्दी में हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ सही ही है, लेकिन ध्यान से पढ़ना होता है कथन को। तो यहाँ गोपाल नहीं बल्कि क्या होगा, धर्मपाल होगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ों पर जो है एग्ज़ाम में ध्यान देना होता है, जिससे कि हम जो अधिक से अधिक क्वेश्चन एक एक करके सही कर लेते हैं।
तो 1 और 2 स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पूछा था क्या क्वेश्चन, गलत ही पूछा था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 क्या है स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। सी में ही दिया हुआ है इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 कथन गलत है, बाकी जो 3 और 4 कथन क्या है सही है। तो हम जो है इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर कभी कभी नालंदा के बारे में भी पूछ लेता है, तो हम इस टॉपिक को जो है पढ़ लेते हैं। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये शिक्षा वाले चैप्टर से आएगा। तो बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या रही थी मध्यकाल में, तो प्राचीन काल से ही बिहार जो है विद्या का प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के अनेक केंद्र बिहार में फले फूले। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा, तो नालंदा महाविहार रहा था, और इससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। किसे, नालंदा महाविहार को, नालंदा विश्वविद्यालय को। और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय ही था। आवासीय मतलब जहाँ पर जो है हॉस्टल की सुविधा जो है अवेलेबल हो, रहने खाने की सुविधा जो है अवेलेबल हो स्टूडेंट के लिए, तो आवासीय विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय था। वहीं पूर्व मध्यकाल में पाल शासकों के संरक्षण में, जो पाल शासक थे, पाल शासकों के संरक्षण में बिहार में कई बौद्ध विहारों की स्थापना हुई। इसमें कौन कौन प्रमुख थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, एवं ओदंतपुरी प्रमुख थे, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पाल शासकों के द्वारा की गई थी। तो पहला जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई है, और वेनसांग के द्वारा भी इस जो है इस कथन की पुष्टि की जाती है कि इसकी स्थापना यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई है। तो आगे से क्वेश्चन ये बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है, तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई है, लगभग 415 से 454 ईस्वी के बीच में। वहीं जो है हर्षवर्धन के समय, जो वर्धन वंश का जो शासक हर्षवर्धन था, उसके समय नालंदा महाविहार, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो गया था। और इस विश्वविद्यालय यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी का स्रोत क्या है, तो यही चीनी यात्री जो वेनसांग है, और साथ ही साथ इत्सिंग, इसके विवरण, इसके यात्रा विवरण से जो है मिलता है इस नालंदा विश्वविद्यालय के अधिकांश जानकारी। वहीं जो है कन्नौज नरेश यशोवर्मन का एक नालंदा अभिलेख है, उसमें भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन मिलता है। जो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, साथ ही तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका के छात्र प्रवेश लेते थे। और इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा, जैसे कि अभी पूछा क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा फली फूली, तो नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी शाखा फली फूली बौद्ध धर्म की, तो महायान शाखा जो है फली फूली। और महायान शाखा की शिक्षा जो है विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है, यानी यहाँ जो है महायान शाखा की शिक्षा अधिकांश दी जाती थी। पाल वंशीय ही शासक धर्मपाल ने स्थापना तो की गई है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, लेकिन आगे चल कर के जो है पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा जो है नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप दिए गए थे। तो ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे क्या है कि जावा के, इंडोनेशिया जावा वाला जो क्षेत्र है, उसके एक शैलेंद्र वंशीय शासक बलदेव पुत्र ने अपने मित्र और बंगाल के पाल वंशी शासक देवपाल से अनुमति लेकर, यानी पाल वंश के ही शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। और इस मठ की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव तथा आर्थिक सहायता दी थी। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। फिर है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको विनष्ट करने का काम, उसको नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसको नष्ट कर दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी उसको प्रारंभिक मध्यकाल कहते हैं, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को विनष्ट कर दिया गया। उसे जो है एक तरह से आग लगा दिया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। प्राचीन नालंदा महाविहार जो है बिहार की दूसरी और देश की 33वीं धरोहर, यानी कि जो नालंदा महाविहार है वो जो है यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब ओदंतपुरी के बारे में दिया हुआ है कि ओदंतपुरी कहाँ है, तो वर्तमान बिहार शरीफ, जो नालंदा वाला क्षेत्र है उसी के बिहार शरीफ का प्राचीन नाम ओदंतपुरी था। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ हो गया, बिहार शरीफ में हो गया। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो पाल वंश के ही प्रथम शासक भोपाल के द्वारा की गई है। और ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को 13वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने जो है इसे नष्ट कर दिया था।
और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है एक तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा का प्रमुख केंद्र था, जो कि एक स्टेटमेंट भी था। तो ये सही है कि बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा का ये प्रमुख केंद्र था और यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये भी एक चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ था कि वहाँ जो है बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। तो उसमें न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण और भी कुछ वहाँ पॉइंट्स दिया हुआ था, तो वो सब सही है। वहीं जो है कहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो भागलपुर में है। और वहाँ दे दिया था कि बांका, तो बांका में नहीं है बल्कि भागलपुर में है। तो भागलपुर शहर में 35 किलोमीटर पूर्व की ओर पाथर घाट नामक पहाड़ी पर ये स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो पाल वंश की शासक धर्मपाल के द्वारा की गई। वहाँ स्टेटमेंट में क्या दे दिया था, गोपाल, तो गोपाल के द्वारा नहीं बल्कि जो है धर्मपाल के द्वारा की गई है। कब की गई है, तो 770 से लेकर के 810 ईस्वी के बीच में जो है इसकी स्थापना की गई है। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अतीश दीपांकर श्रीज्ञान यहाँ के एक जो है क्या थे, इस विश्वविद्यालय के एक तो प्रतिष्ठित विद्वान थे और इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे अतीश दीपांकर। और इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। जैसे नालंदा महाविहार को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, वैसे जो है इस विक्रमशिला को भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। और इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उस समय के जो समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज हैं उसके द्वारा किया गया है। और किस पुस्तक में किया गया है, तबकाते नासरी में किया गया है। तो यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है, तो मिन्हाज उस सिराज की जो है पुस्तक है। एक विश्वविद्यालय और है तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय या तिल्हारा विश्वविद्यालय, ये नालंदा में ये भी है। नालंदा में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और इस विश्वविद्यालय का उल्लेख जो है 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री वेनसांग और सिंह द्वारा जो है किया जाता है अपने यात्रा विवरण में। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो कुषाण वंश के शासकों को माना जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय से माना जा सकता है। हालांकि ये अभी विवाद का विषय है, अभी इसमें इतिहासकार में एक मत नहीं हो पाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी नहीं पूछता है तिल्हाड़ा के बारे में, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में पूछता है। बस आप थोड़ा सा बस देख लें, जो है तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय यहाँ महायान संप्रदाय का ये केंद्र था। बस एक बार आप देखेंगे, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक दे दिया है सीक्वेंस कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नालंदा में। इसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में हुई है। वहीं उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो गोपाल के द्वारा। और ये कहाँ है, बिहार शरीफ में, और इसकी स्थापना का काल क्या है, 8वीं शताब्दी। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा है कहाँ, तो भागलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना लगभग 8वीं शताब्दी में की गई है। वहीं तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कौन है, कुषाण वंश के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था और इसका स्थान भी नालंदा में है और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लगभग ये स्थापित किया गया है। हालांकि यहाँ पर देखिए नोट में दे दिया गया है कि तिल्हाड़ा की मान्यता भी भारतीय पुरातत्व विभाग में विचाराधीन है, तो इसलिए तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय लगभग नहीं पूछता है बीपीएससी। ये तीनों पूछता है, तीनों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब शिक्षा की बात आई है तो 2 पॉइंट को आप और याद रखेंगे जो बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन लगभग पूछता है 1 लाइनर में, कि पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई है। तो पटना कॉलेज की स्थापना जो है 1862 में की गई है। 1862 में पटना कॉलेज की स्थापना की गई है। वहीं जो है पटना विश्वविद्यालय, जब पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो 1917 में की गई है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। वहीं पटना कॉलेज की स्थापना 1862 में की गई है। कॉलेज पहले स्थापित हो गया है जबकि विश्वविद्यालय जो है बाद में बना है। तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय और पटना कॉलेज जो है 1862 में। तो आज हमने जो है इस तरह से बीपीएससी 69 में पूछे गए 2 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। अगर पढ़ने का यह तरीका आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि हाँ इस वीडियो को जो है कंटिन्यू किया जाए। तो मैं जो है आगे जो है और भी क्वेश्चन पर इसी तरह एनसीईआरटी और जो भी कुछ स्टैंडर्ड बुक है उसका रेफरेंस लेकर के जो है हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की जो है कोशिश करेंगे, ताकि आगे उस टॉपिक के आसपास कोई भी क्वेश्चन बने तो हम जो है अच्छे से सॉल्व कर सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।